Welcome back once again. Today we are going to start a new chapter of class 6th English from the book English Weaves and the chapter name is Appu Goes to School. तो यहाँ इस स्टोरी में अप्पू नाम के एक लड़के की बात हो रही है और अप्पू का जो जीवन है उसका पहला स्कूल का दिन डर के साथ बीतता है, डर के साथ शुरू होता है। वो रोता है और घर लौटकर ना जाने की बात करता है, पर माँ उसको समझाती है और फिर वो उसको स्कूल भेजती है। स्कूल में वो सहमा सहमा सा रहता है, परंतु एक दिन जब दो लड़कों की शरारत पकड़ी जाती है तो उसे उस बात पर हंसी आ जाती है। गुरुजी उसे छोड़ देते हैं क्योंकि वो उसका पहला दिन था। तो चलिए स्टोरी देखते हैं कि अप्पू इसमें क्या किरदार निभा रहा है। प्रसन्ना गुरुजी ran a grocery shop from his home and he ran a school next to the shop. तो प्रसन्ना गुरुजी जो हैं वो अपने घर से ही एक किराने की दुकान चलाते हैं। उन्होंने अपने घर पे ही एक छोटे से किराने की दुकान खोल रखी है और दुकान के बगल में ही उन्होंने एक छोटा सा विद्यालय भी खोला था। ये विद्यालय जो है ये प्रसन्न गुरुजी का ही है। Not much was offered by way of facilities in this school excepting the cane. इस विद्यालय में सुविधाओं के नाम पर कुछ खास नहीं है, थोड़ी ही बहुत सुविधाएं हैं सिवाय छड़ी के। छड़ी जो गुरुजी की छड़ी है, गुरुजी को अपनी छड़ी पे पूरा भरोसा है। इतना ही नहीं, however, the guardian of his pupil had no less faith than did Guruji on the magical powers of the cane as an instrument of learning. तो पेरेंट्स ने गुरुजी को पूरा आश्वासन दिया, पूरी तरह से तसल्ली दी कि वो बच्चों पर वेद का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं बेझिझक। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे ना तो अंधे हो जाएं और ना ही लंगड़े। Guruji appeared to follow their request to the letter, and it was a miracle that his student remained with their limb intact. गुरुजी भी मानो उसी बात का पालन करते थे। वह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि उनके छात्र अब तक अपने हाथ पांव से सही सलामत थे। Appu get up quick, said his mother on a cold December morning. अप्पू उठो जल्दी। ये ठंडी दिसंबर की सुबह थी जब माँ ने अप्पू को उठाया। अप्पू ले कर्ड अप इन हिज क्विल्ट, क्विल्ट होती है रजाई, वेटिंग फॉर द डे टू गेट रियली सनी बिफोर ही एक्चुअली गॉट आउट ऑफ बेड। मगर ये क्या, अप्पू अब भी अपनी रजाई में दुबक कर पड़ा था, ये सोचते हुए कि जब धूप अच्छे से निकल आएगी तब वो बिस्तर से निकलेगा। Wake up, Appu, don't you remember? You are to start school today. Sarobjaya sat down beside her son to woke him up. You will have lots of books and slates, a slate too. सरोबजया जो अप्पू की माँ थी, उन्होंने कहा, जागो अप्पू, क्या तुम्हें याद नहीं है आज तुम्हारा स्कूल शुरू होने वाला है? और वो अपने बेटे के पास बैठकर उसे उठाने लगी। तुम्हें पता है कितनी सारी किताबें और एक स्लेट भी मिलेगी। Now get up and wash your face. अब चलो उठ जाओ और अपना मुंह धो लो। Get ready for father will be along in a moment. Your father will be along in a moment to drop you off at the school. जल्दी करो, तैयार हो जाओ, तुम्हारे पिता अभी तुम्हें स्कूल छोड़ने आने वाले हैं। At the sound of the word school, Appu looked at his mother in dismay and disbelief. स्कूल शब्द सुनते ही अप्पू ने अपनी माँ की ओर हैरानी और अविश्वास से देखा। He believed that only naughty boys who didn't listen to their mother or who fought with their sibling were the ones sent to school. उसको मानना था कि केवल वही बच्चे स्कूल भेजे जाते हैं जो शरारती होते हैं, माँ की बात नहीं मानते या फिर भाई बहनों से झगड़ा करते हैं। बट ही हैड नेवर बिहेव्ड लाइक दैट, लेकिन वो तो कभी ऐसा नहीं करता था। वाई देन वॉज ही बींग सेंट टू स्कूल, तो फिर उसे स्कूल क्यों भेजा जा रहा था? ही डिड नॉट मूव, वो हिला तक नहीं। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। सरोबजया वॉज बैक सून। Get up, Appu, wash your face. I am going to give you a big bundle of puffed rice to take with you to school and you can munch on them on the way.
स्वरूप जया जल्दी वापस आ गई और अप्पू से बोली, उठो अप्पू, मुंह धो लो, मैं तुम्हें स्कूल ले जाने के लिए फूले हुए चिवड़े यानी मुरमुरे का एक बड़ा सा पोटला देने वाली हूँ। रास्ते भर तुम उसे खाते रहना। नाउ गेट अप माई डार्लिंग। अप्पू merely let out an exclamation of disbelief. अब उठो मेरे प्यारे। उन्होंने बड़े प्यार से अपने बच्चे को उठाया। अप्पू को अब अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी एक आह निकली। ओफो, मतलब माँ जो है वो तो पीछे ही पड़ गई है। देन ही स्टक आउट हिज टंग एंड शट हिज आइज बट शोड नो साइन ऑफ स्टेरिंग। फिर उसने जीभ निकाल ली और आंखें बंद कर लीं, पर उठने का कोई लक्षण नहीं दिखाया। मतलब वो अभी भी अनमने मन से पड़ा हुआ था। उसको बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि वो तैयार हो और अपनी माँ की बात सुने। But finally, when his father appeared, there was not much he could do. He had to prepare himself for school. आखिरकार जब उसके पिता आ पहुँचे तो उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा। उसे स्कूल के लिए तैयार होना ही पड़ा। He looked mutely at his mother with a hurt expression, his eyes wet with tears. अब वो काफ़ी दुखी था, तो उसकी आंखों में आंसू भी थे और वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। उसकी माँ की ओर वो मौन और दुखी नज़रों से देख रहा था कि शायद माँ उसकी बात को समझ जाए, उसे रोक ले। While his mother was trying up the bundle of puffed rice for him, he declared, I shall never come back home again. Just see if I do. तो उसकी माँ उसके लिए मुरमुरे बांध रही थी, तो उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, मैं फिर कभी घर नहीं लौटूंगा, देख लेना। Hush! What a thing to say. Never come back home. It isn't good to say such ill-omened words. Omened words. तो उनका चुप हो जाओ। ये कैसी बातें कर रहे हो, कभी घर नहीं लौटोगे, ये कैसी अपशगुन वाली बातें कर रहे हो। इल ओमेंड का मतलब होता है बुरे शब्द, जब हम कुछ गलत बात बोलते हैं। शी चंक्ड हिम अंडर द चिन एंड गेव हिम अ किस। मे यू बिकम वाइज एंड लर्न। उसने उसकी ठुड्डी को सहलाया और एक प्यार भरा चुंबन दिया, प्यारी की, और कहा, ईश्वर तुमको विद्वान और ज्ञानी बनाए। ऐसा उसे ब्लेसिंग्स थी। यू मस्ट स्टडी हार्ड एंड यू आर श्योर टू गेट वंडरफुल जॉब एंड अर्न लॉट्स ऑफ मनी। साथ ही साथ माँ ने कहा कि तुम निश्चित रूप से एक शानदार नौकरी करोगे और तुम ढेर सारा धन कमाओगे। डोंट बी अफ्रेड। टू हर हस्बैंड शी सेड, प्लीज टेल द गुरुजी नॉट स्कोल्ड हिम, टू लेट हिम बी। और डरो मत। और उसने अपने पति से कहा, देखिए गुरुजी से कह दीजिएगा कि इसको ज़्यादा ना डांटें और उसे जैसा है वैसे ही रहने दें। When they came to school, Harihar said to his son, I shall come back later to get you, Appu, once school is over. तो उसके पिताजी का नाम था हरिहर। हरिहर ने जब उसको स्कूल पहुंचाया तो हरिहर ने अपने बेटे से कहा, स्कूल ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हें लेने आऊँगा अप्पू। Meanwhile, you must sit and write. और जब तक तुम यहाँ पर बैठो और बैठकर लिखना, मतलब मेरा इंतज़ार करना। Listen to गुरुजी and don't be naughty. अपने गुरुजी की बात सुनना और शरारत मत करना। When Appu looked back a little later, he could see his father's figure gradually disappearing behind the bend in the path. अब पिताजी तो उसको छोड़कर चले गए। थोड़ी देर बाद जब अप्पू ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने पिता की जो आकृति है उसे रास्ते में मोड़ के पीछे पीछे गायब होते देखा। मतलब पिताजी उसके जा रहे थे और काफ़ी दूर निकल गए थे, फिर वो डिसअपियर हो गए। He felt lost as though he was drowning in a vast ocean. और उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वो खो गया हो, मानो किसी विशाल सागर में डूब रहा हो। उसके पिताजी भी उसे छोड़ के चले गए थे। स्कूल वो आना नहीं चाहता था, तो उसका मन बिल्कुल भी खुश नहीं था। For what seemed ages, he sat with the face turned to the ground. बहुत देर तक वो सर झुकाए बैठा रहा। Later, थोड़ी देर बाद, when he glanced up timidly, he saw that Guruji was weighing out rock salt for one of his village customers. तो जैसा कि विद्यालय के बगल में उनके किराने की दुकान थी, तो गुरुजी किसी
गांव के कस्टमर यानी ग्राहक के लिए नमक तोल रहे थे. The bigger boys were seated on their own mats and were reciting something in discordant notes, sawing wildly to a rhythm as they did so. और जो बड़े लड़के थे वो अपनी अपनी चटाइयों पर बैठकर किसी चीज़ को बेसुरे स्वरों में गा रहे थे और लय के साथ झूम रहे थे. Another boy, who looked younger than him, sat with his back to the wall, chewing in a somewhat absent minded way on the leaf strip on which they were supposed to write. और जो उससे उम्र में छोटा था, एक और लड़का छोटा दिखता था, दीवार से टिक कर बैठा पत्ते की पट्टी को चबा रहा था जिस पर उन्हें लिखना था. पत्ते की पट्टी का मतलब ये है कि जो स्लेट्स उनको दी गई थी उसकी जो साइड की पत्ती होती है जिस पर उनको लिखना था उसको चबा रहा था. And a really big boy with a mole on his face was gazing intently at something beneath a shop platform. और वास्तव में जो एक बड़ा लड़का था जिसके चेहरे पे एक मोल, एक मस्सा था, दुकान के मचानों के नीचे किसी चीज़ को बड़ी गहराई के साथ देख रहा था. A couple of boys who were seated right in front of him had drawn lines on their slates and were busy doing something. दो तीन लड़के, कपल ऑफ बॉयज़ का मतलब होता है दो से ज़्यादा, दो तीन लड़के जो ठीक उसके सामने बैठे थे अपनी स्लेट पर लकीरें खींच रहे थे और किसी काम में व्यस्त थे. अपू couldn't see what. अपू उस चीज़ को देख नहीं पा रहा था कि वो क्या कर रहे हैं. I have put down a cross, whispered one to the other. और फिर उसने देखा कि मैंने क्रॉस बना दिया और एक दूसरे को फुसफुसा कर कहा. मतलब शायद वो क्रिस क्रॉस खेल रहे थे, कट्टम काट खेल रहे थे. Here's my knot, said the other. और दूसरे ने कहा ये मेरा गोला है. तो जैसे हम लोग क्रॉस और सर्किल और क्रॉस और सर्किल बनाकर खेलते हैं वो लोग भी शायद वही कर रहे थे. They went on like that, whispering and putting marks on the slate, all the while throwing quick glance at their teacher who was busy selling goods to his customer. अब गुरुजी तो सामान बेचने में व्यस्त थे और जितने उनके शिष्य थे वो कुछ ऐसा खेल रहे थे जो सामने वाले लड़के को समझ नहीं आ रहा था. मगर जैसे गोले और कट्टम का निशान लगाने की बात हो रही है तो वो लोग कट्टम काट खेल रहे थे. Appu began to spell out words in big letters on his slate. और अप्पू ने अपनी स्लेट पर बड़े अक्षरों में शब्द लिखना शुरू किया. Suddenly he wasn't sure exactly when he heard Guruji call out, "Here you, Phony, what's that you are writing on the slate?" उसको नहीं पता था क्योंकि वो तो लिखने में बिजी था. अचानक उसे पता ही नहीं चला कि कब उसने सुना गुरुजी उसे पुकार रहे थे. ए सुनो फोनी, ये स्लेट पर क्या लिख रहे हो? The two boys immediately covered up the slate but wasn't easy escaping the eagle-like eyes of their teacher. उन दोनों लड़कों ने तुरंत स्लेट को छिपा दिया पीछे की तरफ, लेकिन गुरुजी की चील जैसी आंखों से बचना आसान नहीं था. Setei, fetch me Phony's slate, Guru Moshai barked. अब गुरु मोशाई ने चिल्लाकर कहा, सेतेई फोनी की स्लेट यहाँ लाओ. गरजते हुए कहा. Before he had quite finished, the big boy was with the mole had snatched the slate away and presented it to their teacher, who sat on the raised platform of the shop. इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते, बात पूरी करते, वो जो मस्से वाला लड़का था उसने स्लेट को झपटा, छीन लिया और गुरुजी के पास पहुंचा दिया जो दुकान की मचान पर बैठे सामान बेच रहे थे. I see, so this is what you have been up to, playing games. तो वो लोग, मैंने जैसे आपको बताया कि वो लोग खेल रहे थे और स्लेट पर तो उनको बिल्कुल साफ साफ दिख गया कि स्लेट पर जो बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं, वो खेल रहे हैं. तो कहते हैं अच्छा गेम खेल रहे थे. Fetch him both, सेटी, bring him up of their ears. जाओ सेटी, जरा इनको कान पकड़ के इधर लेकर तो आओ. The sudden snatching away of the slate by the big boys and the panic-stricken expression of two boys who were now following him reluctantly
to Guruji's seat made Appu want to laugh, and a little later he did burst out of laughing. अपू ये सब देख रहा था और उसको हंसी आ रही थी क्योंकि उसने देखा स्लेट अचानक छिन गई। वो दोनों लड़के पकड़े गए और अपनी अनिच्छा से गुरुजी की ओर बढ़ रहे थे। अपू हंसना चाह रहा था। थोड़ी देर तक तो उसने अपनी हंसी को दबाया, मगर अंत में वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। फॉर अ बिट ही सक्सीडेड इन होल्डिंग बैक हिज लाफ्टर, बट सून एनफ ही बिगन टू गिगल। यानी बहुत देर तक उसने अपनी हंसी को दबाया, लेकिन फिर वो नहीं रोक सका अपनी हंसी को और खिलखिलाकर हंस पड़ा। हु इज़ लाफिंग? कॉल्ड आउट गुरुजी। गुरुजी चिल्लाकर बोले, कौन हंस रहा है? बॉय, वाई आर यू लाफिंग? ए लड़के, तुम हंस क्यों रहे हो? डू यू थिंक यू आर इन अ थिएटर और वॉट? क्या तुमको लगता है कि तुम किसी थिएटर यानी नाटक घर में बैठे हो? अपू हैड नो आइडिया ऑफ वॉट अ थिएटर माइट बी, बट ही वॉज स्केयर्ड टू डेथ। अपू को डर, मतलब अपू को पता ही नहीं था कि जो वो कह रहे हैं थिएटर वो क्या होता है, लेकिन वो डर के मारे कांप रहा था क्योंकि जो टीचर हैं यानी जो गुरु जी हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। सेठी ऑर्डर्ड गुरु मुशाई, पिक मी अ ब्रिक फ्रॉम अ पाइल नियर अ टैमरिन ट्री, टैमरिन यानी इमली का पेड़, एंड माइंड यू गेट अ बिग वन। अब उन्होंने सैताई को बुलाया और आदेश दिया, इमली के पेड़ के पास जाओ और जो ईंटों का ढेर है ना उसमें से एक ईंट उठा कर लाओ, ध्यान रहे बड़ी ईंट लाना। अपू स्टिफ्ड इन फियर, अपू जो था वो डर के मारे बिल्कुल सख्त हो गया, सन्न पड़ गया। हिज थ्रोट हैड ड्राइड अप कम्प्लीटली, उसका गला तो मानो बिल्कुल सूख गया, सूखी लकड़ी जैसा हो गया। But when the brick was got, he found that it hadn't come with for him. It was meant for those two boys. लेकिन जब वो ईंट लाई गई तो उसने पाया कि वो उसके लिए नहीं थी, बल्कि उन दोनों लड़कों के लिए थी जिन्होंने शैतानी की थी, शरारत की थी। गुरुजी had let him off this time, probably because he was little or perhaps because it was his first day at school. गुरुजी ने इस बार तो उसे छोड़ दिया, उसकी गलती को माफ़ कर दिया, शायद इसलिए कि वो छोटा था और या फिर इसलिए कि वो स्कूल का उसका पहला दिन था। तो ये तो हो गया इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही साथ इस बुक के बाकी चैप्टर्स का प्लेलिस्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको कोई ख़ास चैप्टर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के मेंशन कर दीजिए, जिससे कि मैं उसका वीडियो जल्दी आपके लिए अपलोड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।